मैं आ गई हूँ। आज हम पढ़ेंगे मानव जनन। जनन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। बेटा अभी तक हमने 2 लेक्चर आपको दे लिया है, जिसमें हमने आपको बताया कि जनन अंग क्या है, मानव के अंदर जनन किस प्रकार से होता है। हमने आपको बताया था कि जब मानव की बात करेंगे तो मानव के अंदर लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात होती है कि यहाँ पे नर और मादा की जरूरत होती है, नर और मादा युग्मक बनेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है, तो बेटा आपको यहाँ पे जैविक विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, और मानव की खास बात होती है कि यहाँ पे जरायुजता देखने को मिलती है, यहाँ पे बच्चे देने वाले जीव होते हैं। ठीक है, हमने जनन के 6 स्टेप्स देखे थे। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि अगर जनन होता है तो सबसे पहली चीज होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन के अंदर क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। एनसीईआरटी ये सारी चीजें पहली लाइन पे पहले पेज के ऊपर लिखती है, जो अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक बार हम सारी चीजों को समराइज करके फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने युग्मक जनन के बारे में देखा था। युग्मक जनन जो होता है, नर के केस में क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, मादा के केस में क्या होता है, अंडाणु बनते हैं, है ना। फिर अगर जब नर युग्मक मादा युग्मक बन गया तो नर युग्मक को मादा के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस बात को हम इंसेमिनेशन कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखो नर मादा युग्मक पास में आएंगे तो इसके बीच में फ्यूजन होगा, इस बात को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, अगर निषेचन होगा तो निषेचन के बाद जो प्रोसेस होगी बेटा, निषेचन के बाद क्या बनता है, नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर जाइगोट के अंदर विभेदन होने लगता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद क्या बनता है, यहाँ पे 2 सेल बनता है, 4 सेल बनता है, 8 सेल स्टेज बनती है, ये सारी चीजें होती हैं। और फिर इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जाइगोट मोरुला बनाता है, ब्लास्टुला बनाता है, गैस्ट्रुला बनाता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, जाके यूट्रस की जो अंतिम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम से अंदर की लेयर होती है, उसके साथ क्या करता है, चिपकता है, अटैच करता है। इस चीज को हम अंतःरोपण कहते हैं, प्रत्यारोपण कहते हैं, या फिर इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इम्प्लांटेशन होने के बाद जो अंदर की जो लेयर है वो क्या करती है, भ्रूण का विकास कराती है। ठीक है, यहीं पे आके चल के भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास होगा तो बेटा इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस भ्रूण से शिशु बनेगा। मतलब पहले जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट थी वो आगे चल के भ्रूण बनाएगी, भ्रूण से क्या होगा, शिशु का निर्माण होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम गेस्टेशन कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं। ह्यूमन के केस में गर्भावधि 9 महीने 10 दिन की होती है। अगर इसके आगे हम चलते हैं तो हम देखेंगे अब क्या होगी, पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी होगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे। अब हम एक एक स्टेप करके पूरे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम जनन अंग की बात करेंगे तो जनन अंग को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। अगर प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक का मेन काम होता है कि ये युग्मक का निर्माण करेगा और दूसरी चीज ये सेक्स हार्मोन सेक्रेट करेगा। फिर अगर द्वितीयक अंग की बात करेंगे तो द्वितीयक अंग का काम क्या होता है, प्राइमरी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी जनन अंग के बारे में, ये कॉमन थी, ये जो दोनों में होगा। अगर हम जनन अंग की बात करेंगे तो ये या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, शोड़ी क्षेत्र में प्रेजेंट होगा, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि अब हम पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में। नर जनन अंग भी 2 भाग में डिवाइड होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जनन अंग में आता है टेस्टिस। टेस्टिस को हमने डिटेल में देखा था। जो मेल होता है, मेल के अंदर एक पेयर टेस्टिस होता है, मतलब कि 2 होते हैं जो कि शरीर के बाहर होते हैं। स्क्रोटम एक थैली होती है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसको वृषण कोष कहते हैं, इसके अंदर दोनों टेस्टिस रहते हैं। ठीक है, अगर एक टेस्टिस की बात करेंगे तो टेस्टिस की आकार ओवल होती है, अंडाकार होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अगर हम वृषण की बात करेंगे तो वृषण को अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं तो यहाँ पे हमें वृषण के अंदर 200 से 250 टेस्टिक्युलर लॉब्यूल देखने को मिलेंगे, वृषण पालिकाएं देखने को मिलेंगी। अगर एक वृषण की बात करेंगे, एक वृषण पालिका की बात करेंगे तो हर एक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 कुंडली शुक्रजनन नलिकाएं होती है। ठीक है, अब जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है इसके भीतर क्या होती है, यहाँ पे मेल जर्म सेल होती है, मतलब कि नर जनन कोशिकाएं होती हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और क्या होती है, सेटोली सेल्स होती है। ठीक है, अगर हम नर जनन कोशिका की बात करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया की बात करेंगे तो ये डिवाइड करके क्या बनाती है बेटा, डिवाइड करके स्पर्म का निर्माण करती है। और स्पर्म यही क्या करता है, सर्टोली सेल जो होता है बेटा, सर्टोली सेल में क्या होते हैं, ये सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम सुप्रजनन नलिका के बाहर देखेंगे, मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की अगर देखेंगे तो बाहर क्या होता है बेटा, शुक्रजनन नलिका के बाहर क्या होता है, शुक्रजनन के बाहर बहुत सारे खाली स्थान होते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, लिडिक सेल होता है और कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये जो लिडिक सेल होता है, इनका काम होता है एंड्रोजन को सिक्रीट करना। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन होता है जिसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फिर जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं थी इसको हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं, जो कि प्रतिरक्षा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमने देखा था शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु जनन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था जो स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स है, सबसे पहले वो क्या करती है, अपना मल्टीप्लिकेशन करती है, गुणन करती है, विभाजन करती है और इससे अपनी संख्या बस बढ़ाती है। ठीक है, ये एक तरीके से माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। फिर इसके बाद क्या होती है, इससे बस संख्या बढ़ रही है, तो संख्या बढ़ने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। ठीक है, फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो आगे चल के क्या बनाएगा, मियोसिस 1 करेगा, जिसके द्वारा ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना वो अगुणित होती है, हैप्लोइड होने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है मियोसिस 2 होती है, जिसके द्वारा क्या होता है 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, अगुणित हैप्लोइड बनते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्पर्मेटिड है वो क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, अगतिशील होता है। फिर इसके बाद ये जो अगतिशील स्पर्मेटिड है वो आगे चल के स्पर्म बनाएंगे, स्पर्म के साथ स्पर्म बनाएंगे, 4 स्पर्म बनाएंगे। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड थे, 4 स्पर्म बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो स्पर्म अब जो स्पर्म बने हैं, स्पर्मेटोजोआ बने हैं, उसके हेड जो होंगे वो सटोली सेल के अंदर धंसे होंगे, वहां से वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा और नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये अपना पोषण करेगा। ठीक है, अब पोषण करने के बाद क्या हो गया, अब वो हेल्दी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सर्टोली सेल के बाहर मुक्त कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो रिलीज करने का प्रोसेस होता है ना सर्टोली सेल के बाहर, मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इस बात को हम क्या कहते हैं बेटा, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस थी स्पर्म के निर्माण को, फिर उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होता था जिसके अंदर क्या था, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है। फिर इसके बाद थर्ड प्रोसेस थी जिसके अंदर क्या होता था, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रिलीज करते हैं, इसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई बेटा, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में हमने बात की थी। गर्भाशय जो होता है वो उल्टी नाशपाती के जैसे होता है, इसको हम वोम भी कहते हैं, बच्चेदानी भी कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं। ठीक है, तो और फिर जो गर्भाशय से अटैच संरचना थी इसको हम क्या कहते थे, यहाँ से आपको लिगामेंट से अटैच आपको अंडाशय दिखेगा, ओवरी दिखेगी जहाँ से ओवम रिलीज होते हैं। तो ओवम को कलेक्ट करने वाली जो संरचना होती है इसको हम फिम्बरी कहते थे। और फिम्बरी कहाँ पे प्रेजेंट होता था बेटा, जो गर्भाशय से अटैच सबसे पहली स्ट्रक्चर होती है उसको हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका की लंबाई क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और फैलोपियन नलिका जो होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहली पार्ट होती है जो कि अंडाशय के सबसे पास होती है, उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इन्फंडिबुलम एक कीक की जैसी संरचना होती है, फनल शेप होती है। और इसके बाद वाइडर कैविटी, चौड़ी गुहा होती है जिसको हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के बाद जो संकीर्ण नैरो पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमस कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अंडाशय से जो इन्फंडिबुलम था बेटा उससे उसकी जो एज होगा, उसका जो किनारा होगा, वहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसको हम फिम्बरी कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई आपको। अब देखो बेटा फिम्बरी क्या करता है, एक कलेक्टर का काम करता है, जो भी एक अंडाशय से रिलीज हो रहा है उसी को कलेक्ट करेगा, उसी को अपने पास कलेक्ट करेगा। ठीक है, और अंदर भेजेगा। अब देखो अंदर जहाँ पे एम्पुला वाला रीजन है, अगर स्पर्म आता है तो यहाँ पे फ्यूज करेगा और फ्यूज करके कहा जाएगा इंडोमेट्रियम के पास जाके वहाँ पे चिपक जाएगा। इसी बात को इम्प्लांटेशन कहेंगे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा गर्भाशय की दीवार की 3 लेयर होती थी। सबसे पहली लेयर होती है बेटा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर होती है, झिल्ली नुमा होती है। बीच की लेयर होती थी मायोमेट्रियम, जो कि क्या होती है, स्मूथ चिकनी पेशियों की बनी होती है और ये क्या करती है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शो करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। फिर सबसे अंदर की जो लेयर होती थी इसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम ग्लैंड्यूलर होती है, जहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन भी होता है। और अगर मान लो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो इंडोमेट्रियम की लेयर थी वो टूट के ब्लीडिंग के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकल जाती है। ठीक है,
तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन हमने कल देख लिया था, अब अंडाणु जनन देखेंगे। ठीक है, तो शुक्राणु जनन की जब बात करते थे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती थी, वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, बट अगर हम अंडाणु जनन की बात करेंगे, ये असतत होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। इसकी प्रारंभ कब होती है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जब फीमेल बेबी होती है, जब पेट में होती है मदर की, तभी क्या होती है? तभी भ्रूणीय अवस्था में ही ये प्रारंभ हो जाता है। पर प्रारंभ होता तो तब है, लेकिन समापन कब होता है? शुक्राणु प्रवेश करने के पश्चात, मतलब कि ये बहुत लंबा टाइम लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है? oogonia जो जनन कोशिका होती है, ये क्या करती है? गुणन करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है, समसूत्री विभाजन करती है, माइटोसिस करती है और प्रोलिफरेशन करती है। इसके द्वारा क्या करती है? अपनी संख्या को बढ़ाती है। और संख्या को बढ़ाने से क्या होता है बेटा? प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte जो होता है ये डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, और प्राइमरी oocyte के स्टेज में ये क्या होता है? अरेस्ट होता है प्रोफेज कंडीशन में और डिप्लोटिंग अवस्था में। ठीक है, प्रोफेज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे प्रोफेज की कितनी सारी स्टेजेस होती है, सभी का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे बेटा। ठीक है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है प्रोफेज की होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैटिटीन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, है ना। तो ये डिप्लोटीन वाली जो कंडीशन होती है, इसी में क्या होती है? ये अरेस्ट होती है। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे अरेस्ट होती है, रुक जाती है। ठीक है, इसके पहले प्राइमरी oocyte तक की भ्रूणीय अवस्था में बनी है। अब देखो बेटा, चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है, और फिर क्या होता है? 11 से 12 साल की अवस्था पहुंचती है बेबी। ठीक है, जो 11 से 12 साल की अवस्था में जब पहुंचती है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो 14वें दिन क्या होगी? अंडोत्सर्जन होगा, मतलब कि ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो बेटा जो ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन के जस्ट पहले मियोसिस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है, जब बचपन होगा मतलब कि बेबी के जन्म के बाद प्यूबर्टी तक क्या होगा? ये अपने चारों तरफ लेयर बनाएगी। पहले क्या होगा? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में जाएगा, फिर टर्सरी oocyte में, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगी? मियोसिस 1 होगी, जिससे सेकेंडरी oocyte बनेगी जो कि अवृत होगी। ठीक है, और फिर पहली ध्रुवीय बॉडी का निर्माण होगा। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होगा, और ये क्या होता है? सेकेंडरी oocyte की अवस्था में अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बेटा कि स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म के आते ही क्या बनेगा? इसके अंदर मेटाफेज क्या होगा? मेटाफेज 2 पे रुका था, इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडाणु बन जाएंगे, और अंडाणु यही संरचना है जिसके साथ क्या करता है? वो स्पर्म फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म फ्यूज कर गया, और फिर द्वितीय पोलर बॉडी बनी। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि द्वितीय पोलर बॉडी कब बनते हैं? ठीक है, अगर मियोसिस हुआ, अगर स्पर्म की एंट्री हुई तभी सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। मतलब कि अगर मान लो प्रेगनेंसी हुई तो सेकेंड पोलर बॉडी बनी होगी। अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो बनी है, लेकिन क्या हुआ? सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनी। बातें समझ में आ गई आपको? अब देखो, ये बातें समझ में आई कि अंडाणु जनन जो होता है डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, क्योंकि ये प्रारंभ तो भ्रूणीय अवस्था में होता है, लेकिन समापन शुक्राणु प्रवेश करने के बाद होती है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि ये बीच बीच में देखो रुक जा रहा है। सबसे पहले तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनना तो शुरू हो गया, इसके अंदर गुणन हुआ, प्राइमरी oocyte के कंडीशन में गया, फिर यहीं पे रुक गया। ठीक है, रुकने के बाद क्या हुआ? जब चाइल्डहुड बचपन हुआ तो इसके अंदर इसके चारों तरफ लेयर्स बढ़ते गए, और लेयर्स बढ़ते बढ़ते क्या हुआ बेटा? ये सेकेंडरी oocyte बनाया, टर्शियरी oocyte बनाया, फिर उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाया। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर अगर जब बेबी जो होगी 11 से 12 साल, जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल आर्टर साइकिल शुरू हो जाएगी, तो जब अंडोत्सर्जन की कंडीशन होगी ना, तो वहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन के टाइम पे उसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, जिसके द्वारा सेकेंडरी oocyte बनेगा और पहली ध्रुवीय बॉडी बनेगी, और ये कंडीशन जो है अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज 2 में, और शुक्राणु प्रवेश करने के पश्चात क्या हो जाएगा? अंडाणु बनेंगे और द्वितीय ध्रुवीय काय बनेगी। ठीक है बेटा, अब देखो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। देखो शुक्राणु जनन जो होता है ना, शुक्राणु बनते कहाँ पे हैं? टेस्टिस में बनते हैं, वृषण के अंदर बनते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ओवरी में बनता है। ठीक है बेटा, अंडाशय के पास बनता है, और इसमें क्या होता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से ये ड्यूअल होता है, और इससे 4 अगुणित स्पर्म बनते हैं, और प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु बनता है। एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु बनेगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्म बनेंगे, और यहाँ पे पोलर बॉडी नहीं बनता है। ठीक है, और यहाँ पे पोलर बॉडी बनती है,
और बेटा ये कम समय लेता है और ये ज़्यादा समय लेता है। उम्मीद करती हूँ कितनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आप जल्दी से। बेटा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा अभी तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, जिसके बारे में हमने थोड़ा कल कवर कर लिया था। आज हम उसकी बची हुई चीजें कवर करेंगे, ठीक है। देखो मादा जनन तंत्र में क्या आता है, प्राथमिक अंग, ठीक है। ये जो प्राथमिक अंग है, कल हमने आपको बताया था कि नर जनन अंग का प्राथमिक अंग क्या है। तो मादा जनन अंग के प्राथमिक अंग की बात करेंगे तो पहली चीज आती है ओवरी। ओवरी जिसको अंडाशय कहते हैं, इसकी लंबाई होती है बेटा 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और ओवरी को हम डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ओवरी। ये ओवरी है बेटा जो कि लिगामेंट से अटैच है, कल मैं आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ओवरी के दो भाग होते हैं, एक मेडुला होता है जो कि अंदर का पार्ट होता है, बाहर कॉर्टेक्स की लेयर होती है, ठीक है। बाहर की जो लेयर होती है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर जो होता है उसको मेडुला कहते हैं, ठीक है। और जो प्राथमिक अंग होगा उसका काम क्या होगा, ये क्या बनाएगा बेटा, अंडाणु बनाएगी, है ना। पहली चीज की अंडाणु बनाएगा और दूसरी चीज क्या होगा, ये सेक्स हार्मोन सेक्रेट करेगा। और फीमेल के केस में सेक्स हार्मोन्स क्या होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि मेल के केस में सेक्स हार्मोन्स कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट करोगे बेटा। फिर हम फीमेल के सेक्स हार्मोन्स की बात करेंगे, ये क्या होती है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होती है, ठीक है। सहायक अंग की बात हमने कल कर ली थी। जो सहायक अंग होते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, हर एक चीजों को कल हमने देखा था। ये क्या होती है बेटा, ये गर्भाशय होती है, ये वाला जो पार्ट है उल्टी नाशपाती की जैसी, और ये जो है ये फैलोपियन नलिका है, और ये जो है ये ग्रीवा है ना, ये ग्रीवा कैनाल है और ग्रीवा है, और यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है। और इसी चीज को आपस में मिला के हम क्या कहते थे, शिशु नाल, है ना, बर्थ नाल, जन्म नाल कहते थे, ठीक है बेटा। अब देखो सहायक ग्रंथियां भी आती हैं। तो फीमेल के केस में सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि होती है। स्तन ग्रंथियों का काम क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो बेबी को के फूड के लिए क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, है ना, मिल्क का सेक्रेशन करते हैं, और यही ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां ही क्या करती है, मिल्क का सेक्रेशन करती है, ठीक है। और बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, वो बेटा लुब्रिकेट की तरीके से काम करती है, लुब्रिकेशन करवाती है, ठीक है। अब देखो बाह्य जननांग, फिर बाह्य जननांग आता है। अगर फीमेल के बाह्य जननांग की बात करेंगे तो फीमेल की बाह्य जननांग योनि होती है, वेजाइना होती है, ठीक है। और ये है बाह्य जननांग का जननांग की स्ट्रक्चर। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं, इस वाले एरिया को भग करते हैं, मॉस प्यूबिस कहते हैं। ये फैटी टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे फैटी टिश्यू की डिपोजिशंस होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, मॉस प्यूबिस भग। और इसके दोनों तरफ ये मोटे मोटे स्किन की लेयर होती है, इसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा या फिर बृहद भगोश। और फिर ये जो इसके बाद एक और लेयर होती है, ये पतले स्किन की होती है, इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। और ये जो होती है बेटा इसके ऊपर की तरफ एक फिंगर लाइक होती है, टीनी फिंगर लाइक होती है, ठीक है, फिंगर लाइक होती है, इसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस सिमिलर होती है, जैसे मेल के अंदर पेनिस शिश्न का काम होता है, वही सेम काम क्लाइटोरिस का फीमेल के अंदर होता है। ये उत्तेजना का काम करती है, ठीक है, संवेदनात्मक उत्तेजनात्मक होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ओपनिंग होती है अलग अलग। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर केवल एक ओपनिंग होती थी, यूरेथ्रल मीटस, जहाँ से स्पर्म एक टाइम पे स्पर्म निकलता था, एक टाइम पे वहाँ से यूरिन निकलता है। पर अगर फीमेल की बात करेंगे तो यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, मतलब कि मूत्र विसर्जन क्षेत्र अलग है, और यहाँ से वेजाइनल ओपनिंग अलग है, ठीक है। अब देखो बेटा अगर यहाँ पे बाह्य जननांग की बात करेंगे तो लेबिया मेजोरा जो होता है, बृहद भगोश, बाहरी मोटे त्वचा की फोल्ड होती है। सेकेंड आती है लघु भगोश, भीतरी परत त्वचा की फोल्ड होती है, ठीक है, ये भीतरी पतले परत की होती है। और फिर क्लाइटोरिस जो होता है संवेदनशील उत्तेजनात्मक होती है। और फिर ये हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग, और योनि के बाहर का द्वार, इसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। एक बार मैं सारी चीजें रिवाइज करा देती हूँ। मादा जनन तंत्र की बात करेंगे तो प्राथमिक अंग आता है, प्राथमिक अंग अंडाशय होता है, ओवरी होता है, और ओवरी की लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और ओवरी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। अगर हम
ओवरी का काम देखेंगे तो ये पहले तो ये अंडाणु का निर्माण करती है, मतलब कि गैमीट का निर्माण करती है। और दूसरी चीज क्या करती है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करती है। और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। फिर सहायक अंग की बात करेंगे तो अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होती है, गर्भाशय ग्रीवा, हमने कल इसके काम अच्छे से देख लिए थे। अब हम देखेंगे सहायक नलिका की बात, सहायक ग्रंथियों की बात। तो सहायक ग्रंथियों में दो ग्रंथियां आती हैं, स्तन ग्रंथियां, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथियां क्या करती है, मिल्क सेक्रेट करती है बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो बर्थोलिन ग्रंथियां जो होती है लुब्रिकेंट रिलीज करती है जब इंटरकोर्स के टाइम पे फैसिलिटेशन के लिए, ठीक है। बाह्य जननांग की बात करेंगे तो योनि होती है, वेजाइना होती है, ठीक है। अब देखो बाह्य जननांग की ये स्ट्रक्चर है, ये बेटा जो होता है इसको हम कहते हैं फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू। यहाँ पे बहुत सारे फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है और गद्दीदार होता है, इसको हम कहते हैं मॉस पीविस भग, ठीक है। और ये जो मोटे स्किन की लेयर है इसको हम लेविया मेजोरा कहते हैं, बृहद कहते हैं। और ये जो पतले स्किन की लेयर है इसको लेविया माइनोरा कहते हैं। और फिर यहाँ पे टीनी फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि एनालोगस होती है मेल के पेनिस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और फिर एक वेजाइनल ओपनिंग होती है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बेटा किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखा आज के क्लास में, आज हमने देखा कि अंडाणु जनन क्या होता है, मादा जनन तंत्र, इन दो चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेटा ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं ये एक सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर पीछे के कोई भी लेक्चर छूटे हुए हैं, जो भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसको जाके कंप्लीट कर लो। मानव जनन का अलग प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से 1 2 3 लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे ज़्यादा लोगों तक फ्री लेक्चर्स के बेनिफिट पहुंच पाए। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।